हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ITR 4 कैसे फाइल करना उसका डेमो देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्शन 44AD, 44ADA, फिर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, अदर सोर्स, डिडक्शन, पेमेंट अगर किया होगा तो वो कैसे इंटर करना है, उसके अलावा TDS वगैरह जो भी है वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ध्यान देना, अगर आप चाहें तो फाइनल अकाउंट भी इस तरीके से बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट अगर आप बना लेते तो इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। ITR 4 के साथ फाइनल अकाउंट अगर हो तो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि लोन, क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको काम में आ जाता है। ध्यान देना, ITR 4 में ज्यादा डिटेल आपको भरना नहीं पड़ता है, लेकिन ये एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके काम में आ जाएगा। ध्यान देना है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और सेक्शन 44AE को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है ITR 4 का अपने नए चैनल पर। तो इनकेस आपको अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या सेक्शन 44AE का डिटेल इंटर करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से incometax.gov.in की वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन है, क्लिक करेंगे और जल्दी से पैन नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके और फिर पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है, स्किप कर देंगे और फिर हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब डैशबोर्ड पर आप जैसे ही आते हैं, आप तीन काम सबसे पहले यहाँ पर कर लेना है। सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। तो आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको अपडेट कर लेना है। कैसे अपडेट करना है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपने नए चैनल पर बनाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट कर लेना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बैंक अकाउंट अगर प्रीवैलिडेट नहीं करते तो आपको TDS रिफंड नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपका ITR भी हो सकता है कि फाइल ना हो, तो बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट आप जरूर करिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो 3-4 वीडियो इससे रिलेटेड भी हमने अपने नए चैनल पर बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और फिर यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS इसमें जाना है। एक इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कंफर्म पर क्लिक करना है। अब एक नया पेज आ जाता है और ये जो है पुराने तरीके का ही पेज है। इसके आगे तो आप सबको पता होगा। यहाँ पर आपको अपना 26AS चेक कर लेना है कि आपका TDS वगैरह सब कुछ अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं अपडेट हुआ है तब तो आपको ITR फाइल नहीं करना। अगर अपडेट हो गया है, सारे डिटेल्स आपने अगर पेमेंट भी किया हुआ है पास्ट में, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो भी इस पर अपडेट होना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट हो गया है, हम फिर से ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाते हैं। अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपडेट है, बैंक अकाउंट भी प्री वैलिडेटेड है और 26AS भी अपडेट है। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है फाइल नाउ। अगर यहाँ पर फ्यूचर में ऑप्शन आपको ना भी दिखाई दे तो यहाँ पर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि 2021-22 है। बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन है तो ऑनलाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी फाइल कर रहे थे, आपने कुछ डेटा सेव किया होगा तो यहाँ बीच में आपको एक रो दिखाई देगा और रिज्यूम फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन हम डेमो बना रहे हैं तो नए सिरे से बना रहे हैं तो एकदम स्टार्ट से हम फाइल करेंगे, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है असेसी, इंडिविजुअल है हमारे केस में, इसको सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है। ITR 4 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, रीजन क्या है। तो यहाँ पर 3 रीजन मेंशन किए गए हैं। पहला, अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो पहला वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए, हमारे केस में पहला वाला ही है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है कि सेक्शन 139(1) का अगर 7वां प्रोविजन एप्लीकेबल है आपके लिए तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब 7वें प्रोविजन में 3 कंडीशन है। अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है पिछले साल में, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया हुआ, एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 1 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई एक भी अगर एप्लीकेबल है तो आप ये सिलेक्ट करिए और जो भी एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और फिर भी आप ITR फाइल करना चाहते हैं और ये वाला कंडीशन भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 139(1) का 7वां प्रोविजन वाला जो कंडीशन है, तब आपको अदर सेलेक्ट करना है। और इनकेस आपका इनकम बहुत ही ज्यादा कम है, रिफंड के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो भी अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान देना है, जब भी आप अदर सेलेक्ट करिएगा आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे केस में तो ज्यादा, इसलिए हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे डेटा प्री फिल्ड होंगे, तो वैसे तो हो नहीं रहे आजकल। जैसे कि मैं ITR फॉर्म भर रहा हूँ तो अभी आजकल
प्रीफिल्ड डेटा नहीं आते हैं लेकिन फ्यूचर में होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कि आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शेड्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हमें भरते जाना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल इंटर करेंगे। बहुत सारे डिटेल तो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड ही होते हैं। अब वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। सबसे ऊपर प्रोफाइल का डिटेल है, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, तो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर दिखाई दे रहा है। आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग है तब तो आपको पैन नंबर या आधार कार्ड ही एडिट करना पड़ेगा। अब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, तो इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोफाइल में ही अपडेट कर लेना है, आईटीआर फाइल करने से पहले ही अपडेट कर लेना है, ताकि यहाँ पर आपको बार बार एडिट ना करना पड़े। क्योंकि बहुत बार एरर आता है, आप एडिट कर लेंगे फिर भी आपको फाइलिंग के समय, सबमिट करते समय एरर आ जाता है। अब हमारे केस में सब कुछ अपडेट है। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इनकेस आप अगर सैलराइड पर्सन है, आपको सैलरी इनकम भी है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में हम सैलरी कवर नहीं करने वाले हैं, तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। बट इनकेस आपको अगर सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो उससे रिलेटेड ITR 4 का वीडियो हमने बनाया हुआ है नए चैनल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही आएगा और कुछ इसमें आपको करना नहीं है। नीचे जाना स्क्रॉल करके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या नया टैक्स रिग में चुनना चाहते हैं या पुराना टैक्स रिग में चुनना चाहते हैं। इनकेस आपको अगर बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिडक्शन आपके पास ज्यादा है तब आप पुराना वाला चुन लीजिए। ठीक है, डिडक्शन अगर नहीं है तो आप नया वाला भी चुन सकते हैं। मैंने एक राय बताई है, ऐसा नहीं कि आपको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है। आपको अपना एनालिसिस कर लेना है कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जब नया वाला चुनेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाता है कि बहुत सारे आपको एग्जेम्पशन, डिडक्शन वगैरह छोड़ने पड़ सकते हैं। फिलहाल हम ओल्ड वाला ही चूज करेंगे क्योंकि हमारे केस में डिडक्शन है, तो हमने नो कर दिया है। नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या फाइल कर रहा है रिटर्न, नहीं तो नो कर देंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है। बैंक डिटेल में देखिए बहुत सारे यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बैंक डिटेल पहले ही ऐड कर लेना है, प्री वैलिडेट कर लेना है, ताकि आपको इस तरीके का एरर ना आए। देखिए हमारे केस में कितने सारे एरर आ रहे हैं, क्योंकि जो असेसी था उसने पहले अपना बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं किया। हम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि आपको ये सब एरर दिखाई दे। अब ये सब जब एरर आएगा तो आपका ITR भी फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप पहले ही ऐड कर देंगे अपना बैंक खाता तो यहाँ पर दिखाई देगा और वैलिडेटेड भी दिखाई देगा, और जो अकाउंट आपका वैलिडेटेड दिखाई देगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कम से कम एक अकाउंट तो आपको सिलेक्ट करना है रिफंड के लिए। ठीक है, ताकि रिफंड उसमें आ जाए। और उसके बाद आपको नीचे जाना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कंफर्म पर हम क्लिक करते हैं, इस तरीके से देखिए एक ग्रीन साइन आ गया, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में आएंगे, यहाँ देखिए प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया इस तरह से एक क्वेश्चनियर आ गया है। इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी सैलरी से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल है, तो हमारे लिए सैलरी एप्लीकेबल ही नहीं है। इनकेस आपको अगर सैलरी है तो भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको आगे मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली भर सकते हैं। स्किप द क्वेश्चंस पर हम क्लिक करेंगे। यस, अब देखिए इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्स, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे केस में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम यहाँ पर नहीं कवर करने वाले। मैं फिर से बताऊंगा, इनकेस आपको है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ITR 4 का डिटेल्ड वीडियो है जहाँ पर सब कुछ कवर है। यहाँ पर सीधे हम आएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में और ऐड डिटेल, देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर देखिए बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरीज, तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। नीचे लिखा गया है कि कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44A। सबसे पहले हमें बिजनेस का नाम डालना है, उसका बिजनेस कोड सेलेक्ट करना और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इंटर करना है। जल्दी जल्दी हम ये कर लेते हैं। डिटेल जैसे आप इंटर कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक रो ऐड हो जाएगा। अगर आपके केस में और कोई बिजनेस भी है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं वो बिजनेस भी। ठीक है, हमारे केस में हम एक ही मान लेते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हमें इंटर करना है। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुए हैं उनको यहाँ पर इंटर करना है। जो बैंकिंग चैनल के अलावा दूसरे मोड है जैसे कि कैश रिसिप्ट, उनको यहाँ पर इंटर करना है। तो सबसे पहले हम बैंकिंग चैनल वाला यहाँ पर इंटर कर देते हैं और ये है 13,60,700। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर इस एक्सेल शीट में जो भी अमाउंट दिखाई दे रहे हैं, जो भी नाम वगैरह दिखाई देता है, सबके सब फेक होते हैं। तो अमाउंट वगैरह पर आपको ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। अब कैश रिसिप्ट वाला अमाउंट भी हम इंटर कर देते हैं 61,85,600।
अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो भी अमाउंट आप इंटर करते हैं ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर में, बहुत ही सावधानी से करिएगा। तो हो सकता है कि आपको जीएसटी के लिए नोटिस आ जाए कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे केस में रजिस्ट्रेशन है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा दिखा दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टर्नओवर आप दिखा सकते हैं वो 2 करोड़ तक दिखा सकते हैं। 2 करोड़ के ऊपर जैसे ही टर्नओवर जाता है सेक्शन 44 AD आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आप दिखाते हैं नीचे उसका प्रॉफिट भी दिखाना होता है। बैंकिंग चैनल के थ्रू जो आपने यहाँ पर दिखाया हुआ है अमाउंट, इसका 6% आपको प्रॉफिट मिनिमम दिखाना पड़ता है। मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं लेकिन मिनिमम 6% दिखाना ही होता है। मिनिमम अगर आप नहीं दिखाते तब आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है। हमारा प्रॉफिट है 81,642, ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो कैश रिसिप्ट है, मतलब बैंकिंग चैनल के अलावा दूसरा कोई मोड है जहां से आपको रिसिप्ट हुआ है, तो उस पर 8% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है। 8% से कम नहीं दिखा सकते, ज्यादा दिखा सकते हैं। 8% से कम दिखाएंगे तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है कब नहीं, उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हमारे नए चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुरंत हो ही जाएगा, बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट है, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट दिखा दिया हुआ है। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू था उसका 6% से ज़्यादा दिखाया है, और जो दूसरे मोड से है उसका 8% से ज़्यादा दिखाया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा, और बैलेंस शीट में जो भी आपका प्रॉफिट आता है जो कि 6% या 8% से ज़्यादा होगा वही वाला आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ताकि ITR और बैलेंस शीट दोनों आपके फ्यूचर में काम में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए टर्नओवर, प्रॉफिट सब कुछ इंटर हो गया है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ बिजनेस इनकम ही है, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप डायरेक्टली सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। हमें प्रोफेशनल इनकम का भी डेमो बनाना है, इसलिए हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। हम जाएंगे ऊपर प्रोफेशन पर, ठीक है, इस पर, और प्रोफेशन का भी डिटेल इंटर कर देते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल इनकम है तो आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस आपको इंटर करना है, यहाँ पर बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरीके से आप अपना डिटेल फीड कर देते हैं। उसके बाद सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। अब अगर आपका और कोई प्रोफेशन है वो भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नीचे आना है, ग्रॉस रिसिप्ट, यहाँ पर आपको इंटर करना है टोटल पूरे साल भर में कितना रिसिप्ट आया हुआ है। जो इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, टर्नओवर बोल सकते हैं, मतलब जितना पैसा आपको रिसीव हुआ वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 13,30,700 रुपया है, तो ये हमने इंटर कर दिया। अब ग्रॉस रिसिप्ट इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम दिखाना है सेक्शन 44 ADA के तहत। तो जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पर आप इंटर करते हैं उसका 50% मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते। तो हमारे केस में कितना होगा 665,350, तो हमने एग्जैक्ट लिया हुआ है। तो ये देखिए अमाउंट आ गया है जो कि 50% से ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते हैं। कि आपको सही वाला ITR फॉर्म चुनना है, उसके बाद सही सेक्शन भी चुनना है। तो प्रोफेशनल इनकम जब आप इंटर कर दें, और उसके अलावा आपका बिजनेस इनकम अगर है तो वो भी आप इंटर कर दें, तो सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब सेव पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं फिर से वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल वाले पेज पर। अब यहाँ पर सेक्शन 44 AD भी कवर हो गया, सेक्शन 44 ADA भी कवर हो गया, और यहाँ पर टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों ध्यान देना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके केस में भी दोनों होगा, हो सकता है आपके केस में सिर्फ एक ही एप्लीकेबल हो, तो उसी का ही इनकम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब ऐड डिटेल में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिर से क्वेश्चनियर आ गया। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप चाहें तो यहाँ पर भर भी सकते हैं। तो हम भर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि जो इनकम हमें चाहिए वो सारे इस क्वेश्चनेरियर में अवेलेबल हैं। तो सेविंग बैंक खाते से इंटरेस्ट है तो यस है, तो अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको अगर किसी डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि RD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो वो इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमारे केस में ये भी है डेमो में 9850, ये भी हमने इंटर कर दिया। उसके बाद फैमिली पेंशन है, यस है तो यस करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। इनकम टैक्स रिफंड है, लास्ट ईयर आपको रिफंड मिला हुआ है तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट भी मिला रहा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा डिले हुआ था रिफंड आने में। तो यस करके वो रिफंड का अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। 26 AS में दिखाई देता है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। हमारे केस में नहीं था तो हम नो कर देते हैं। अब एनी अदर दूसरा कुछ अदर सोर्स का इनकम है तो यस करिए, अमाउंट इंटर करिए, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना लॉटरी इनकम वगैरह आप यहाँ पर मेंशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि ITR 4 या ITR 1 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि काफ़ी लोग ड्रीम 11 से जीतते हैं तो वो सब यहाँ पर इंटर नहीं करना है, ठीक है। कैजुअल इनकम को यहाँ पर डिविडेंड इनकम है, अगर डिविडेंड इनकम आपको है
तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो ही रहने देना है। ध्यान देना है डिविडेंड इनकम अब टैक्सेबल हो गया, पहले एग्जेम्प्ट होता था। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आ गए हैं। तो यहाँ पर पीरियड वाइज आपको कब कब डिविडेंड मिला है वो आप मेंशन कर दीजिए। हमारे केस में देखिए डिविडेंड है नहीं, ठीक है, डिविडेंड है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में 12-1300 ऐसे ही हम डाल दे रहे हैं। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज फिर से आ गया है इनकम वाला। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस इनकम आ गया है, अदर सोर्स भी आ गया है यहाँ पर, ठीक है, सारे डिटेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर अदर सोर्स में कुछ एडिट वगैरह करना है तो इस पर क्लिक करिए और एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से बिजनेस इनकम में भी आप एडिट कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके, ठीक है। हमारे केस में फिलहाल हम मान लेते हैं सब कुछ सही है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंफर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब फिर से हम आ जाते हैं शेड्यूल वाले पेज पर। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम हमें इंटर करना है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाले शेड्यूल में है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है क्योंकि मॉन्डेटरी है, 4-5 डिटेल जो है वो मॉन्डेटरी है। तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो रेड में है उसको कंफर्म आपको इंटर करना ही करना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो हमने फाइनेंशियल डिटेल्स बनाया हुआ है पर्टिकुलर्स, तो क्रेडिटर, डेटर और स्टॉक और कैश, ये चारों हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो अमाउंट मैं इंटर कर रहा हूँ सब फेक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। प्रोसेस पर ध्यान देना, हम क्या क्या इंटर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखिए ये 4 डिटेल कंपलसरी थे, बाकी आप छोड़ देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ऐड पर क्लिक करना है इंटर करने के बाद, ठीक है। अब फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ रॉन्ग इसमें दिखाई दे रहा तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, तो ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पेज ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन चले गया है राइट साइड में। अमाउंट हमने इंटर कर दिया, ये देखिए सब कुछ सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एरर है जो मैंने बताया ना कि पोर्टल ठीक से चल नहीं रहा है, बीच बीच में एरर आएगा, तो यही सब एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी जीएसटी नंबर आपका होगा आप इंटर करते जाइए सही सही, ठीक है। सही होगा तो इस तरीके से नीचे जो रेड आपको मार्क दिखाई दे रहे थे सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी नंबर इंटर हो गया, भले मैं दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद आप अमाउंट इंटर कर दीजिए और उसके बाद नीचे जो ऐड का बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर जीएसटीएन दिखाई दे रहा है और उसका अमाउंट भी ऐड हो गया है। पोर्टल ठीक से चल नहीं रहा है, फिर भी हमने कैसे ना कैसे यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है, ऐड डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको अगर एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है 5000 से कम, या मान लीजिए एलआईसी से कोई मैच्योरिटी मिला हुआ है, या पीएफ वगैरह, तो जैसे कि सैलराइड पर्सन है पीएफ वगैरह विड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके का कोई भी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए पूरा डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स और जीएसटी नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। दोस्तों ध्यान देना, जीएसटी नंबर में आपको टर्नओवर कम दिखाई दे रहा है क्योंकि जीएसटी नंबर जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, बीच में लिया गया था, इसीलिए कम दिखाई दे रहा है। और आपके केस में अगर पूरे साल का है तो आपको पूरे साल का दिखाना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नीचे कंफर्म का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम में भी कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे टैक्स डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब टैक्स डिडक्शन में भी क्वेश्चनियर दिखाई देता है, ये क्वेश्चनियर भी हमारे काम का है तो हम इसको स्कीप नहीं करेंगे, एक एक करके भर देंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्या हमने डोनेशन पेड किया हुआ है और उसका हम क्लेम लेना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो यस कर देंगे क्योंकि हमारे केस में सेक्शन 80G है, ठीक है। 1000 रुपया पीएम केयर फंड में पे किया गया था तो वो हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमें अमाउंट का बॉक्स तो दिखाई नहीं दे रहा, तो टेंशन की बात नहीं है, शेड्यूल इसका एक अलग से है, आगे हम भरेंगे। फिलहाल यस कर दीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है 80GG का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब 80GG अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप सैलराइड पर्सन है तब भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन ध्यान देना HRA अगर मिला हुआ है तब तो थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन आ जाएगा, आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर रूल रेगुलेशन देखना पड़ेगा। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो उसको नो ही रहने देंगे। नीचे आएंगे ATC अगर एप्लीकेबल है। अब ATC में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, LIC प्रीमियम पेड किया गया है, 5 साल का FD है, PPF है, NSC है, ऐसे बहुत सारी ट्यूशन फीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे केस में एप्लीकेबल हम यस कर देंगे। अब नीचे देखिए अमाउंट हमें इंटर करना होता है, तो हमारे केस में टोटल अमाउंट है 1,04,30, तो वो हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना आपका जितना भी ATC से रिलेटेड है, LIC प्रीमियम पेड किया गया है, ट्यूशन फीस है, PPF है, NSC, सबको जोड़ के फिर लमसम अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 80D का ऑप्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा हुआ है तब यस करेंगे, नहीं भरा हुआ है तो नो करेंगे, ठीक है।
हमारे केस में हम दिखाने वाले हैं, तो यस कर देते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए अमाउंट का बॉक्स नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, इसका अलग शेड्यूल है, हम भर देंगे। ATE, मान लीजिए कि आपने कोई एजुकेशनल लोन लिया हुआ था और उसका इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो नो कर देंगे। अब ऊपर जितने डिडक्शन दिए गए हैं उसके अलावा भी कोई दूसरा डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से भी अगर कोई एप्लीकेबल है तो यस ही रहने देना, अदरवाइज आपको नो करेंगे तो सारे गायब हो जाएंगे। तो हमारे केस में एप्लीकेबल है, हम यस पर क्लिक करेंगे। तो अब नीचे आएंगे तो देखिए सेक्शन 80 TTA हमारे केस में एप्लीकेबल है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। अब सेक्शन 80 TTA का बेनिफिट कब मिलता है? जब अदर सोर्स में आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाते हैं तो 10,000 तक का यहाँ पर छूट आप ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट भी मिल जाता है 50,000 तक का। सेविंग बैंक खाता हो या कोई दूसरा डिपॉजिट, इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 तक है तो उसका छूट आप ले सकते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। तो यहाँ पर हम 1380 रुपया इंटर कर देंगे क्योंकि यही अमाउंट हमने दिखाया हुआ है अदर सोर्स में, ठीक है। अब उसके बाद काफी लोग पूछते हैं एनपीएस से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए एनपीएस के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सेक्शन 80 CCD 1 और 1B, ठीक है। तो आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया, वेरीफाई और डिडक्शन। ATC पहले से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ अमाउंट अगर चेंज करना है तो एडिट आप कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट का भी ऑप्शन है। उसके बाद ATD यहाँ पर है, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसको सबसे पहले हम भर देते हैं। अब जैसे एडिट पर हमने क्लिक किया, ये देखिए सेक्शन 80D डिडक्शन का पेज आ गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो अगर है तो यस करना है और अगर नहीं है तो नो करना है। और अगर आप ATD क्लेम ही नहीं करना चाहते हैं तब आपको नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम क्लेम करना चाहते हैं और हम सीनियर सिटीजन भी नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट इंटर कर देंगे, कितना अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 22,890 रुपया इंटर कर देंगे। कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट है जो कि 5,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, तो हमारे केस में नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब नीचे जाएंगे तो अब पेरेंट्स के लिए पूछा जा रहा है। ऊपर देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि यू और एनी ऑफ योर फैमिली, तो यहाँ पर फैमिली का मतलब होता है आप, आपकी वाइफ और बच्चे, बस 3 लोग। पेरेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है। अब पेरेंट्स के लिए पूछा जा रहा है कि क्या पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है या नहीं है, या तो आप पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं करना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तब यस सेलेक्ट करना है। पेरेंट्स के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। पेरेंट्स के लिए आप क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करना है। हमने यही वाला सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यस पर सेलेक्ट करेंगे मतलब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का एक अलग से ऑप्शन खुल गया है। मतलब आपने दवाइयों के ऊपर खर्च किया होगा जो कि आपके पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना, काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। हमारे केस में हम नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम क्लेम नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए। अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब सेव पर क्लिक करने के बाद ATC आ गया, ATD भी आ गया है, अब AT TTA भी आ गया, बचा है ATG। ATG के लिए नीचे आएंगे तो देखिए एक बॉक्स है। अब जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर एक पेज आ गया है, ऐड अनदर पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डोनेशन टाइप दिखाई दे रहा है, डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। 3-4 यहाँ पर टाइप होते हैं डिडक्शन के। हमारा PM केयर फंड का है तो 100% डिडक्शन एप्लीकेबल है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ पर पैन नंबर डालना है डोनी का, फिर नेम डालना है, उसके बाद एड्रेस अब इंटर कर देना है, पिन कोड डालना है और फिर डोनेशन इन कैश है या तो बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आपने किया हुआ है तो फिर इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। इस तरीके से हमने डिटेल इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है ATG में। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऐड पर क्लिक कर देंगे। आपने और भी कोई डोनेशन दिया होगा तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में एक ही है, ऐड पर हम क्लिक करेंगे। ATG भी हमारा ऐड हो गया है बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रोसेस था, ठीक है। ATC, ATG, ATD, ATTD सब कुछ हमने ऐड कर दिया। अब नीचे देखिए यहाँ पर 1,25,700 रुपये यहाँ पर डिडक्शन आ रहा है। वार्निंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब वार्निंग इसलिए दिखाई दे रहा है कि फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से यहाँ पर डिटेल नहीं है, तो हमारे केस में सैलरी एप्लीकेबल ही नहीं है तो एम्प्लॉयर का यहाँ पर सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर अगर आपके केस में है तो भी इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने सारा डिटेल ऊपर सही भरा हुआ है, आपके पास सारे प्रूफ हैं,
तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि नया पोर्टल है तो इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होके नहीं आ रहा है, ऊपर से 26AS या आपका जो TDS सर्टिफिकेट इशू होता है उससे डेटा यहाँ पर फेच नहीं हो रहा। तो इस तरीके के वार्निंग आपको हमेशा आते रहेंगे, लेकिन ध्यान देना डिटेल सही होना चाहिए, आपका डिटेल सही है तभी इस तरह के वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं शेड्यूल में हम आ गए, फिर से टैक्स डिडक्शन कंप्लीट हो गया, कंफर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप टैक्स पेड में जाएंगे। टैक्स पेड में हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पर देखिए सैलरी का अगर TDS है तो यहाँ पर दिखाई देगा, हो सकता है ऑटोमेटिकली दिखाई दे या हो सकता है ना भी दिखाई दे, क्योंकि नया पोर्टल है। 26AS में जब अपडेट हो जाएगा तो दिखाई देगा। उसके अलावा हमारे केस में देखिए बिजनेस इनकम है तो सेकंड वाले रो में अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर दिखाई देगा सेकंड वाले रो में। तो हो सकता है कि 26AS में जब अपडेट हो जाए तो यहाँ पर भी अपडेट आपको दिखाई दे। अगर नहीं अपडेट हुआ है तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 26AS में अपडेट हो गया लेकिन यहाँ पर फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है 26AS में अपडेट होना चाहिए। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है आपके फॉर्म नंबर 16A से, ठीक है। अब आपके पास फॉर्म नंबर 16A है तो आप यहाँ पर ऐड करके उसका डिटेल इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10 ऑफ डिडक्टर इंटर करना है, और उसके बाद नीचे मान लीजिए आपका कोई अनक्लेम्ड TDS है जो कि पिछले साल का था, उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर TDS ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या TDS है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। हम मान लेते हैं कि हमारे केस में 75,000 है। ये फॉर्म नंबर 16A में होगा। मैं यहाँ पर अपने मन से इंटर कर रहा हूँ, बट आपको अपने मन से इंटर नहीं करना है। अब कितना TDS आप क्लेम करना चाहते हैं? 75,000। तो आप ऑफकोर्स पूरा TDS ही क्लेम करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हैं। अब ग्रॉस अमाउंट कितना है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इंटर कर दिया 75 लाख, ठीक है। हेड ऑफ इनकम हम सेलेक्ट कर लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस तरीके से। मान लीजिए आपको अगर अदर सोर्स का है, जैसे काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट इनकम मिलता है उस पर TDS डिडक्ट होता है, तो वो भी आप अमाउंट इंटर करके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में बिजनेस प्रोफेशन ही रखते हैं और फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 75,000 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर कोई रेंटल इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ तो यहाँ पर दिखाई देगा, TCS है तो यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा ऑटोमेटिकली, बट इनकेस ऑटोमेटिकली नहीं दिखाई दे रहा तो आपके पास रिसिप्ट होगा, उसके बेस पर आप भर भी सकते हैं इसको। जैसे हमारे केस में है, मान लेते हैं, ठीक है, पेमेंट का डिटेल है तो हम भर देते हैं इसके हिसाब से। BSR कोड इंटर करेंगे, फिर डेट ऑफ डिपॉजिट, फिर सीरियल नंबर चालान का और फिर टैक्स पेड, ठीक है। ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। दोस्तों ध्यान देना है आपको अपने चालान के हिसाब से अमाउंट इंटर करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप भी ज़्यादा कर दीजिएगा, बिल्कुल कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। हमारे केस में डेमो है इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंटर कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम भी हमने बहुत ज़्यादा दिखा दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, इसीलिए, ताकि ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी वगैरह ना दिखाई दे, अदरवाइज वो अनरियलिस्टिक लगता है डेमो में। ऐड पर क्लिक कर देते हैं और फिर से टैक्स पेड डिटेल का यहाँ पर पेज आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स पेमेंट का अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और टोटल टैक्स पेड 2,31,800 दिखाई दे रहा है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया, देखिए शेड्यूल फिर से यहाँ पर आ गया है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है 159,576 है। अंदर जाएंगे तो पूरा कंप्यूटेशन भी दिखाई देता है इस पेज पर, ठीक है, आप कंप्यूट कर सकते हैं। सैलराइड पर्सन है, रिलीफ मिला है सेक्शन 89 का, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और फॉर्म नंबर 10 भी भर सकते हैं। ध्यान देना, फॉर्म नंबर 10 जब आप भरते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब रिलीफ कैसे क्लेम करते हैं, फॉर्म नंबर 10 कैसे भरते हैं, उसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने नए चैनल पर, लेकिन ये सैलराइड पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल है, बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, और टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 159,576 आ रहा है। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है, सब कुछ अगर सही है तो, ठीक है। अब पूरा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है, एक एक करके, एक एक को चुन चुन के हमने भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिए डाउनलोड जेसन फाइल है, इस पर क्लिक करके आप जेसन फाइल जो भी आपने डिटेल फीड किया हुआ है सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में ये नया पोर्टल जो है वो ऑनलाइन नहीं चल रहा है, तो ऑफलाइन में भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने फीड किया हुआ है ऑफलाइन में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और फिर ऑफलाइन ही अपना ITR फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कर लीजिएगा, 1 मिनट भी नहीं जाता है, तुरंत सेव भी हो जाता है। और फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि रिफंड हमें मिल सकता है 72,220 रुपये का। फेक रिफंड है ऑफकोर्स, तो आपको भी बताएगा कि रिफंड है या तो लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी बताएगा। और नीचे जाएंगे तो पूरा आपका डिटेल दिया गया है। प्रीव्यू रिटर्न पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है नाम से पहले,
और बाकी कुछ भी नहीं करना है। सेल्फ अगर सेलेक्टेड नहीं है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सेल्फ, ठीक है। बाकी इस पेज पर कुछ नहीं करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर फिर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे ITR 4 का पूरा पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो भी डिटेल हमने फीड किया हुआ था सारे के सारे डिटेल यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको आप चेक कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो आपको जाना है, एकदम नीचे जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जब कोई एरर नहीं होगा तो इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा, नो एरर्स वेयर फाउंड। तो इसका मतलब है कोई भी टेक्निकल एरर है नहीं। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और अपना ITR सबमिट करके उसे ई-वेरीफाई भी कर लेना है। अब इस तरीके से ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई हुआ ITR 5 का पेज आ जाता है। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ITR 4 का प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ध्यान देना, हम ITR 4 अभी सबमिट नहीं करने वाले क्योंकि हमारे केस में बहुत सारे डिटेल अपडेट हुए नहीं है। लेकिन जब भी आप अपना ITR 4 सबमिट करेंगे आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे सकता है। अब नीचे एक आपको बटन दिखाई देता है डाउनलोड ITR 5। इस बटन पर क्लिक करके आपको तुरंत अपना ITR 5 डाउनलोड करके रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में जाकर हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पोर्टल पर आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं होता है और ईमेल भी किसी किसी केसेस में नहीं आ रहा। तो आप तुरंत के तुरंत अभी ITR 5 का कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे कि ठीक से तो ITR सबमिट नहीं हो रहा है, कभी सबमिट हो रहा है तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, कभी तो सबमिट वेरीफाई दोनों हो गया तो पता लगा कि ITR की कॉपी में आपका डिटेल ही नहीं आ रहा है। किसी किसी को तो पता ही नहीं चल रहा कि उनका ITR सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कोई डिटेल ही नहीं आ रहा है व्यू फाइल रिटर्न में। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ईमेल नहीं आ रहा है, जब इनकम टैक्स रिटर्न हम सबमिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो ईमेल आता था पहले, बट अब वो भी नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तभी आपको ट्राई करना है। अदरवाइज अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो आप कर दीजिए। पोर्टल स्टेबल जब हो जाए तब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिएगा। ड्यू डेट तो वैसे बढ़ेगा ही ऐसा लग रहा है, तो ड्यू डेट की तो ज़्यादा चिंता नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने ITR 4 कैसे फाइल करना है उसका डेमो देखा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।